हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से साइंस एनालिसिस पर। देखिए आज हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम हो, ठीक है। अब देखिए सारे एग्जाम जो भी हों उनमें ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, चाहे वो लघु हो, दीर्घ हो, अति लघु, बहुविकल्पी, सारे के सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी प्रश्न थे, काफी सारे प्रश्न मैं डिस्कस कर चुका था, ठीक है। अब देखिए भाई, हर एक प्रश्न को तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ हर एक प्रश्न का कंसेप्ट बताया जा सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हुए हैं ना इससे पहले वीडियोज में, अब उसी प्रकार के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आपको बोर्ड में 90 प्लस या फिर 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अगर आपका टारगेट है ना प्रत्येक स्टूडेंट्स का 90 प्लस लाना बोर्ड में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन है ना, कम से कम आपको 1 से 10 बार लगाना है। देखिए अगर आपको आता है और नहीं भी आता है, फिर भी आप 5 से कम से कम 5 से 6 बार तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ फॉलो की, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म प्लस द्विघात समीकरण, मतलब कि दोनों ही कंबाइन प्रश्न आता है आपके एग्जाम में एक। अब देखिए कंबाइन दिखता तो नहीं है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आगे आप लोगों को ये पता चलेगा ये प्रश्न आखिर में कंबाइन होता है, यानी कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म प्लस द्विघात समीकरण का कंसेप्ट यूज होता है। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर जो प्रश्न आप बताते हैं क्या ये एग्जाम में पूछे गए हैं? तो देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बता देता हूं और वो पूछा ना गया हो, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न एनालिसिस करके मैं आपको देता हूं जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो देखिए आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6-6 नंबर वाले ऐसे दो क्वेश्चन जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म प्लस द्विघात समीकरण का कंसेप्ट यूज होता है बीच में, आप लोग वो सारे के सारे प्रश्न करके आओगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं जिससे कि आपको प्रश्न करने में आसानी हो। तो देखिए बेसिक आपको ये समझना है कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है ना तो आपको उसको ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। क्या समझना है? कंसेप्ट। अगर आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे, प्लस ध्यान से समझना एकदम, प्लस आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक भी जानकारी होनी चाहिए बेसिक की, तो आप लोग 100% गारंटी है उस प्रश्न को कर ले जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग ये प्रश्न कर पाओगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, बेसिक पता होना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। अब बात यहां समझने वाली है कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल है तो मुझे पता होना चाहिए, इसके बाद आपको भुजा भी पता होना चाहिए। यहां ना तो भुजा दे रखी है ना ही कुछ दे रखा है। तो देखिए यहां से आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो फिर चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है प्रश्न को समझना, आप लोग केवल और केवल प्रश्न का कंसेप्ट समझेंगे बस। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं कोई एक वर्ग बना लेता हूं, कोई एक वर्ग, ठीक है। बहुत आसान होता है वर्ग, आपको जानते होंगे कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती वो हमारा वर्ग होता है। तो अगर मैं मान लूँ ये हमारा कोई वर्ग ए है, मान लेता हूँ कोई ए वर्ग है, ठीक है। आप कहेंगे आपने ए क्यों माना? देखिए इसमें क्या दे रखा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल। तो देखिए एक अगर मैं ए मान लेता हूँ और अगर मैं दूसरे को मैं बी मान लूँ, दूसरे को अगर मैं, यहाँ देखिए ध्यान से एकदम, दूसरे को अगर मैं बी मान लूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो देखिए एक हमारा ए हो गया, एक हमारा बी हो गया। अब देखिए अगर मैं मान लेता हूं, क्योंकि भुजा दे नहीं रखी है, क्योंकि भुजा की लंबाई नहीं दे रखी है कि कितनी लंबी भुजा है आपकी, ठीक है। और हमको मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जो लंबाई ये एक्स मीटर है, ये हमारी एक्स मीटर है। अगर ये एक्स मीटर है तो सारी भुजाएं कैसी होंगी? एक्स मीटर होंगी। समझ में आ गया? तो सारी की सारी जितने भी भुजाएं ना एक्स मीटर की होंगी, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका वर्ग होता है उसमें सारी भुजाओं का मान जो होता है वो कैसा होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? ये भी हमारी एक्स मीटर होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ समझना है कि अगर ये एक्स मीटर मैंने मान ली तो जो दूसरी होगी ना, दूसरा जो वर्ग होगा इसकी कुछ ना कुछ भुजा की लंबाई होगी, बट वो भी हमको माननी है। तो ऐसे मान लेते हैं इसकी लंबाई वाई मीटर है। इसकी लंबाई क्या है स्टूडेंट्स? वाई मीटर। इसको मैं अंदर कर लेता हूँ वाई मीटर, ये भी हमारी वाई मीटर हो जाएगी और ये भी हमारी वाई मीटर हो जाएगी।
देखिए प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए दो वर्ग हमने बना लिए, अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, देखिए जैसे कि मैंने इसकी भुजा मानी x मीटर, यानी कि a वर्ग की भुजा मैंने x मीटर मानी और मैंने b वर्ग की भुजा y मीटर मानी, तो जस्ट यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके प्रश्न में, यानी कि सॉल्व में लिखूंगा माना। अब देखिए माना करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं, तो लिखेंगे माना a वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है तथा b वर्ग की भुजा, आप लोग केवल y भी लिख सकते हो, b वर्ग की भुजा y है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न में आना है, प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा कर लेता हूं। प्रश्न कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए बहुत आसान होता है, आप लोग भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर या फिर कह सकते हो भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा का जो स्क्वायर होता है वो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th में, आपको याद होगा, ठीक है, अगर नहीं याद तो जान लो। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग a वर्ग की भुजा अगर x मान लें तो जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, a का क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा। अगर मैं b का मान लूँ ऐसे ही तो ये निकल के क्या आएगा, वाई स्क्वायर निकल के आएगा, क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, देखिए एक एक चीज समझेंगे हम लोग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे प्रश्नानुसार, क्या डालेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार जरूर डालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं ना, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं ना, तो डालेंगे प्रश्नानुसार। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है 117 मीटर स्क्वायर है, समझ में आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में कितना है, 117 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 117 है। ये हम लोग क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग मानेंगे दोबारा प्रश्नानुसार, ठीक है, क्योंकि देखिएगा ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को बताया था द्विघात समीकरण, सबसे पहले इसमें क्या, द्विघात समीकरण प्लस दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म के लिए हमको दो, मतलब कि दो प्रकार की इक्वेशन की जरूरत होती है, कुछ इस प्रकार की मान लो, अब कुछ इस प्रकार की मान लो, ठीक है। ये दो इक्वेशन अगर हमें मिल जाती हैं तो इन इक्वेशन की सहायता से हम लोग के स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लेते थे, बट हमको यहाँ एक्स और वाई का मान नहीं ज्ञात करना, इनकी सहायता से हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, इनकी सहायता से हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है, उसको हमको हल करना है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक समीकरण तो हमारी बन चुकी है, अब हम यहाँ पर डालेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार डालने के बाद यहाँ से हम इक्वेशन नंबर दूसरी बनाएंगे। दूसरी क्या कह रही है, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, समझ में आ गया, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमने दो वर्ग ले रखे हैं इनका परिमाप, इनके परिमापों का अंतर कितना होना चाहिए, 12 मीटर होना चाहिए। अब देखिए यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, ठीक है, वर्ग का परिमाप, ध्यान से समझना एकदम, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप, देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है ना, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई आपकी भुजा से कर दूं तो देखिए ये आपका होता है वर्ग का परिमाप। तो देखिए यहाँ से अगर मैं a का परिमाप निकालूंगा तो ये आपका निकल के आएगा 4x, और अगर मैं y का निकालूंगा, यानी कि b का निकालूंगा, सॉरी b का, तो ये आपका निकलेगा 4y। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन लगाऊंगा तो ये आपकी जो निकल के आएगी 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उनका जो अंतर है ना, परिमापों का अंतर 12 है, तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस का 12। अब देखिए 4x माइनस का 12 यानी कि 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 12, यानी कि 4x माइनस का, थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, 4y इज इक्वल टू 12। अगर मैंने ये इक्वेशन बनाई है ना तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे और समझनी है, क्योंकि अगर मैं कैसे मान लेता हूँ 4x, यानी कि मैं 4x माइनस 4y क्यों कर दे रहा हूँ, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न मैंने मान लिया है कि जो ये वर्ग है इसकी जो भुजा है इससे बड़ी है, तभी अगर मैं बड़ी भुजा से छोटी भुजा घटाऊंगा तभी अंतर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x बड़ा है किससे, y से,
ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। समझ में आ गया? इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बनकर रेडी हो गई, दूसरी इक्वेशन नंबर दूसरी। या तो आगे आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो x माइनस का y इज इक्वल टू 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि x माइनस का y इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको मान लूँ समीकरण नंबर 3 तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको ना मानो इसको मान लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमको क्या मिल गई, समीकरण नंबर 2 मिल गई। दो समीकरणें अगर आपको मिल जाती हैं स्टूडेंट्स तो आप सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, इनकी सहायता से हम लोग इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लोग x का मान यहाँ से निकाल सकते हो या तो y का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको करेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान से समझ दें एकदम, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, देखिए यहाँ मैं विधि डाल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, से। देखिए प्रतिस्थापन विधि जो होती है उसमें क्या होता है कि या तो मैं x का मान निकाल लेता हूँ या तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ, या तो मैं इसकी सहायता से x का मान निकाल लूँ, y का मान निकाल लूँ, या तो मैं इसकी सहायता से x और y का मान निकाल लूँ। तो देखिए मैं यहाँ से लेता हूँ समीकरण आपकी दूसरी, मैं यहाँ से समीकरण 2 से लेता हूँ, ठीक है, समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 से आसान से निकल आएगा, ठीक है। समीकरण 2 आपकी क्या है, समीकरण 2 आपकी है स्टूडेंट्स x माइनस का y इज इक्वल टू 3, क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू 3। अब देखिएगा अगर मैं माइनस का y इधर ले जाऊं तो देखिए x का मान निकलेगा आपका 3 प्लस का y। अगर मैं इसका चेंज कर लूँ y प्लस 3 कर लूँ तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से x का क्या मान निकल के आया, y प्लस 3, x की वैल्यू y प्लस 3 निकल कर आई। अब देखिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ से आप लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 में, क्योंकि A2 से तो हम लोगों ने मान ही निकाला ना। तो देखिए जिससे मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे समीकरण। देखिए x का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए। अब देखिए समीकरण 1 आपकी क्या है, तो देखिए समीकरण 1 हम लोगों ने बनाई थी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117 यानी कि 117। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना है, यानी एक्स का मान कितना है, वाई प्लस 3, तो यहाँ रखिए वाई प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, 117 ही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर अगर हम लोग लगा देंगे तो यहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। a स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आपका सूत्र, ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा आपके इस फॉर्मूले की सहायता से तो देखिए क्या निकलेगा आपका, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6 वाई, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 वाई, यानी कि 2 तिहाई 6 वाई प्लस का वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, और ये 117 एज इट इज रहने वाला है। अब देखिए इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y आगे कर लेंगे और 9 को हम लोग पीछे ढकेल देंगे, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो 117 ये माइनस का इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एकदम आपको ध्यान से समझना है इस प्रश्न को यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग एक चीज़ समझना, 117 में अगर आप 9 माइनस करोगे तो ये माइनस का 108 आएगा, समझ में आ गया, क्योंकि 17 में 9 जाता 8 बचेगा और ये 0 तो हो ही जाएगा। तो यानी कि माइनस का 108 प्लस का यानी 6y और प्लस का आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ से हम लोगों को क्या करना है। अब देखिएगा सॉरी गलती हो गई थी, क्योंकि ये वाई स्क्वायर जुड़कर 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2y स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमको 2 कॉमन ले लेना है। अब जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 यानी कि 3y हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 2 पंचे 10 और 2 चाकू 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर मैं इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 3y इज माइनस का 54 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है आप लोगों को, ये हमें प्राप्त हो गया एक द्विघात समीकरण। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 2 चीज़ यूज हो रही हैं, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्लस द्विघात समीकरण। तो देखिए ये हमको क्या द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया।
ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है। अब द्विघात समीकरण अगर आपको मिल गई है तो इसको आगे आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना इजी तरीके से एकदम, ठीक है। जिन लोगों को द्विघात समीकरण सॉल्व करनी नहीं आती है वो एकदम ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे समझना। वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसको मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है कि जैसे कि ये जो संख्या दे रखी है ना, ये इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो देखिए इसके आगे 1 है ना, इसके आगे 1 है क्योंकि कोई संख्या नहीं तो 1 है। तो 1 का अगर मैं 54 के संग मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 54 ही आता है। अब जब 54 मुझे बीच में ऐसी संख्या लानी है कि ये गुणा करें तो 3 आए और घटाएं तो 3 आए, प्लस घटाएं तो 3 आए। तो देखिएगा आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारा 6 नियम 54 होता है, यानी कि 6 9 जा 54 होता है। और अगर मैं यहाँ से 9 को 3 से घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 9 को 6 से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3। और अगर मैं 6 को 9 से घटाऊंगा तो ये माइनस का 3 आएगा। मुझे प्लस का 3 लाना है तो मैं ये चीज़ फॉलो करूँगा। तो यहाँ आप लोग क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 6y माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज़ करने के लिए उनके लिए है जिनको द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है, जिनको आता है तो वो लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से आपका 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, y प्लस 9 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये संख्या बराबर है तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे y प्लस 9 और ये बाद में लिख लेंगे y माइनस का 6 बराबर में 0। इसके बाद करने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है आपको, एक तो इसको एक बार 0 कर लेंगे एंड एक बार इसको एक बार 0 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, आगे आप लोग भी करिएगा मेरे साथ साथ। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y बराबर माइनस का 9 जो कि नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा बताऊंगा अभी। ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 जो कि होगा। आपको पता होगा कि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती इसलिए ये नहीं होगा और आपको ये होगा, ठीक है। ये अभी आंसर नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर आंसर लिख देंगे, ये आंसर अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे आगे देखिएगा, आगे यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 आपकी क्या थी स्टूडेंट, समीकरण आपकी 2 थी x माइनस का y इज इक्वल टू 3। ये आपकी समीकरण 2 थी। अब देखिए इसमें x का मान हम लोग, चलिए इसमें y का, तो देखिए यहाँ पर हम लोग y का मान रखेंगे तो y का मान आपका निकल के आया था 6 इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि प्लस, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी मैं गलती से बोल रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 6 बराबर में 9, यानी कि यहाँ से x का जो मान निकल के आया स्टूडेंट्स वो आपका आ गया 9। अब देखिए आंसर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आंसर आपको क्या लिखना है वो अच्छे समझिएगा आप लोग। आंसर यहाँ से आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स की अतः, यहाँ से लिखेंगे आप लोग, देखिए लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा, यानी अतः a वर्ग की भुजा जो हम लोगों ने x मानी थी वो होगी 9 मीटर, ठीक है। ऐसे आपको आंसर लिखना है। तथा b वर्ग की भुजा जो हम लोगों ने y मानी थी वो आपकी होगी 3 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ये प्रश्न अगर नहीं समझ में आया, वैसे सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर जिनको नहीं समझ में आया ना तो इसको प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ, 2 संख्याओं का अंतर 2 है। चलिए इसको कर ही देते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो मैं करके ही बता देता हूँ। सॉल्व करेंगे लेकिन जल्दी जल्दी से, ठीक है, सॉल्व करेंगे मगर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 2 संख्याओं का अंतर 2 है। तो देखिए संख्याओं का अंतर 2 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहने लगेंगे 2 अंकों की संख्या। देखिए 2 अंकों की संख्या नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल संख्याओं का अंतर 2 है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कोई संख्या का मान नहीं दे रखा है, कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो लिखेंगे माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है। माने कि माना x जो संख्याएं x तथा y हैं, एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है। इसके बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ डालेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है।
प्रश्नानुसार डालेंगे। प्रश्नानुसार डालने के बाद कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो मतलब कि प्रश्न क्या कह रहा है कि x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है 2। अब एक कंडीशन यहाँ पर आप लोगों की है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x का मान y से बड़ा है, x का मान y से बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने दे नहीं रखा, हम लोगों ने माना है। अगर आप लोग यहाँ से y माइनस का x करना चाहते थे तो यहाँ से y का मान x से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार दोबारा डालेंगे क्योंकि हमको दूसरी भी समीकरण बनानी है, वो भी प्रश्न से ही बनाएंगे, अपने मन से तो बनाएंगे नहीं। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 34 है। अभी मैंने आप लोगों को बताया अभी जस्ट कि तो देखिए उनके वर्गों का योग 34 है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ग कहेंगे, देखिए वर्ग नहीं है, उनके वर्गों का मतलब कि जो संख्या हम लोगों ने मानी है ना, इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि उनका योग कितना है, उनका योग 34 है, कितना है 34 है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब सिंपल से क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। देखिए आसानी है, बहुत आसान है प्रश्न, बहुत आसान। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से स्टूडेंट देखिए समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x माइनस का y इज इक्वल टू 2 है, तो x का मान निकल के आ जाएगा आपका 2 प्लस वाई। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 2। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समझ में आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 हम लोगों ने बनाई थी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 34। ठीक है, तो देखिए x का मान y प्लस 2 है ना, तो रखेंगे y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर में 34। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 वाई, नहीं सॉरी गलती हो गया, ये 4 वाई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज़ आपको समझ में आई, यानी कि ये आपका हो गया 2ab, ये आपका क्या हो गया 2ob हो गया, समझ में आ गया, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 34। ठीक है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया वो करके देख लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, यानी कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या अब देखिए ये वाई स्क्वायर जुड़कर 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ये 4y हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 34 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से जब मैंने इसको 2 कॉमन लिया तो देखिए 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को इतनी चीज़। अब देखिए ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 17। अब देखिए अगर मैं 17 को इधर साइड ले आऊँगा तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 2 माइनस का 17। ठीक है, बराबर में 0। अब इसको अगर मैं 17 को 2 से माइनस करूंगा तो देखिए माइनस का 15 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 15 प्लस का 2y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से हमको ये क्या मिल गई, ये हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, द्विघात समीकरण। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गई है, तो यहाँ से आपको ये क्या प्राप्त हो गई, दो घात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये दो घात समीकरण प्राप्त हो गई। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ y का मान निकलेगा, जो y का मान निकलेगा उसको आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखना है। अब जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब y और x का मान प्राप्त हो जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, इसमें कुछ नहीं था, आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना था। दो संख्याएं x और y दे रखी थी, उनकी सहायता से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए